गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चांस स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। ठंड काफ़ी बढ़ गया है और हमको पता है कि आप लोग सब रज़ाई के अंदर घुस करके बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो रज़ाई के अंदर घुस के बैठे हुए तो घुसे घुसे ये वीडियो देख लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का आपका जो सामाजिक विज्ञान है मॉडल पेपर जो आया हुआ है, जैक ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, तो उसी का हम लोग करेंगे आज सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th 2024 मॉडल पेपर करके, उसमें देख लीजिएगा। बाकी हम आपको इंड स्क्रीन पे दे देंगे, वहाँ भी देख सकते हैं, चाहे आई बटन पे भी दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और हम लोग सीधा इसका सॉल्यूशन में आएंगे। तो आपको देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है कितना कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर करना है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन है, आपका टोटल है 38, यानी 8 क्वेश्चन है, तो 8 में से 6 करना है। लेकिन मैं आपको 8 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसी तरह आगे जो है आपका 6 प्रश्न करना है, इसमें भी उसमें भी मैं आपको 8 है, 8 में से मैं 8 बता दे रहा हूँ। उसके बाद आगे आपका लॉन्ग टाइप होगा जिसमें 4 ही करना है। तो मैं आपको मतलब 6 है शायद, उसमें क्वेश्चन 6 है, तो 6 में से 4 मैंने 6 का 6 सारा आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, और आप चाहें तो ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है अमित एडुकेटो सिटी, वही टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के पास भी भेज दें, है ना। एग्ज़ाम में अगर दोस्तों का हेल्प करते हैं तो वहाँ सेंटर पे जा करके चीटिंग करवा के हेल्प मत करिए, आपको उनको हेल्प करना है तो अभी उन्हें भेज दीजिए और बोलिए पढ़ो तुम लोग। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप सिर्फ शो करके देख करके ही नहीं पार कीजिएगा, इसको कॉपी में लिखिएगा ज़रूर, ताकि रिवीजन कर सके। ठीक है, थोड़ा लिखने का भी आदत हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर में कि यहाँ से 30 नंबर जो था आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो अब 31 नंबर से स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव। तो है कि उदारवाद का क्या अर्थ है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो उदारवाद का अर्थ है आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। ठीक है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, मतलब कि सत्ता जो है, ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सारा पावर सिर्फ एक के पास नहीं होता है, सब लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं, है ना। भारत देश में सभी लोगों को स्वतंत्रता मिली है, सब लोग स्वतंत्र हैं यहाँ पे। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज जैसे दूसरे देशों में ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो यहाँ मैटर क्या हुआ था गिरमिटिया मजदूर का, कि जैसे देखिए, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है, जब अंग्रेज लोग हम लोगों को गुलाम बना करके रखा था, है ना। जब अंग्रेज गुलाम बना करके रखा था, तो उसी समय अंग्रेज सिर्फ भारत को नहीं और भी विभिन्न देशों को गुलाम बना करके रखा था। तो वहीं पर जो लेबर लोग था उन लोगों को पकड़ के ले जाता था काम करवाने के लिए, और उसी को बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ऐसा समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के तौर पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले गया, तो वही गिरमिटिया मजदूर बाद में कहलाया। उसके बाद देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाली 2 हानियाँ लिखें। ठीक है, 2 हानि लिखना है जो आपका बहुउद्देश्य नदी परियोजना से होता है। तो यहाँ पे हम 3 दे दिए हैं, आपको 2 ही लिखना है एग्जाम में, और 3 इसलिए दिए ताकि आपको एक आध एक्स्ट्रा याद हो जाए, तो अच्छा बात है, वहाँ भूलिएगा नहीं। देखिए, नदियों की प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, पहला ये नुकसान है। अब जैसे नदी जो है, मान लीजिए बहते आ रहा है, कहाँ से, तो हिमालय से बहते आ रहा है, सीधा बहते आ रहा है, उसका जो रास्ता आखिरी जा करके आपका बंगाल का खाड़ी में गिर रहा है, तो ये मेरा उस नदी का ये प्राकृतिक बहाव है जो सीधा सीधा बहते आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर बहुउद्देशीय परियोजना यानी सीधा समझिए बांध बना दिए, अब बीच में बना दिए बांध, तो इसका क्या हुआ, बहाव को हम लोग रोक दिए। तो यही प्राकृतिक जो है इसका बहाव है, उस पर बाधा डाल दिए हम लोग। इससे क्या होगा, बाढ़ आ सकता है, अगर नदी का पानी बढ़ गया तो बाढ़ आ सकता है, बांध टूटेगा तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो पहला चीज़। सेकंड, बाढ़ के मैदान में जलाशय जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। तो बाढ़ का मैदान यानी कि देखिए, बाढ़ कहाँ आता है, ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र में, जैसे स्पेशली आप देखें तो बिहार का क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आता है, तो वो कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, पूरा प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में क्या है कि वहाँ पे अगर हम क्या बाढ़
ये क्या बोलते हैं, जलाशय बना दिए, नदी तालाब इस तरह का, या डैम भी बना दिए, तो यहाँ का मान लीजिए मिट्टी ये सब बहुत उपजाऊ होता है, और उस मिट्टी पे हम किए क्या है, तो डैम बना करके पानी जमा करके रखे हैं, चाहे तो हम उसमें जलाशय बना दिए, नदी मतलब तालाब बना दिए हैं, झील बना दिए हैं, तो इससे क्या हमको नुकसान हो रहा है, ये जो मेरा उपजाऊ मिट्टी तक खेती कर सकते हैं थे वो बेकार हो रहा है मिट्टी, साथ में यहाँ जो आसपास में पेड़ पौधा वनस्पति वो भी नष्ट हो गया। उसके बाद थर्ड लिख सकते हैं, बांधों के कारण वहाँ के अस्थायी निवासियों की आजीविका छीन ली जाती है। ठीक है, तो अस्थायी निवासी जो रहने वाला है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टिहरी। टिहरी में जब डैम बन रहा था तो टिहरी के आसपास के गांव में जितने भी लोग थे सबको क्या किया गया था, वहाँ से हटा दिया गया था कि आप लोग कहीं और चल जाइए। ठीक है, तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी था, लोग खेती करते, को अपना व्यवसाय करता, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बांध बनाने के कारण इन लोगों को हटा दिया गया, तो इन लोगों का आजीविका छीन लिया गया। ठीक है, तो अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, खनिज क्या है, तो खनिज क्या होता है, सीधा सा बात है, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है ना, पृथ्वी की भूपर पट्टी के अंदर पाया जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी हो वही खनिज है। ठीक है, मिट्टी खोदे, अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ निकला जो हमारे काम का आ रहा है, सोना चांदी लोहा जो भी काम का है वो हमारे लिए खनिज है। फिर सांप्रदायिकता क्या है, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता क्या होता है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। अभी यही ना मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अभी यही मैटर ज़्यादा चल रहा है कि कोई मान लीजिए हम ए और ये एक बी, दो धर्म का लोग है, ए बोल रहा है कि मेरा धर्म तुमसे बेटर है और बी बोल रहा है कि मेरा धर्म तुमसे अच्छा है, और ये दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, वे धर्मों के आधार पर समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करते हैं, तो यही कहलाता है आपका सांप्रदायिकता। ठीक है, ए कहा कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और हम पूरा समाज और पूरा देश में यही धर्म लागू करना चाहते हैं, बी बोल रहा है मेरा धर्म अच्छा है, यही लागू होना चाहिए, तो इस तरह का आपसी मतभेद झगड़ा होता है, तो वही सांप्रदायिकता कहलाता है। उसके बाद नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो नारीवादी तो सीधा सीधा एक अर्थ में आप समझिए नारी के लिए आंदोलन है ना, किसके लिए हो रहा है, नारी के भलाई के लिए हो रहा है। जैसे देखिए, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को नारी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए और पुरुष के बराबर अधिकार दिलवाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है वो नारीवादी आंदोलन है, और ये महिलाओं के ऊपर हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। किसी भी तरह का महिलाओं के ऊपर अगर शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करता है। उसके बाद नेक्स्ट है साक्षरता दर को परिभाषित करें, तो देखिए साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम होना। ठीक है, जो पढ़ने लिखने में सक्षम है वही साक्षर कहलाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिख सके, उस चीज़ों को लिख सके, नाम उम लिख सके, पढ़ सके थोड़ा मोड़ा, वो साक्षर कहलाएगा। तो किसी भी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के पढ़े लिखे लोगों तथा कुल लोगों के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि जितना पढ़ा लिखा लोग है वो मतलब एजुकेटेड लोग, और कुल जो जनसंख्या है उससे कर दीजिए भागा, तो वही आपका साक्षरता दर निकल जाएगा, तो वही अनुपात को दर्शाता है। 38 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, कि किन्हीं दो कार्य को लिखे। दो कार्य क्या होगा, ट्रेड है, व्यापार संगठन है, तो व्यापार से संबंधित कार्य होगा। क्या होगा, तो देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है ना, इंटरनेशनली एक देश का दूसरे देश से व्यापार को बढ़ावा देना। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे देखिए जहाँ से फुल स्टॉप किया हुआ है वहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो क्या है आंसर, ये क्योंकि शॉर्ट टाइप है तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 नंबर का है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे, तो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था, और अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया, और काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा। और इसके आगे का है कि अगर और लिखना चाहते हैं तो जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी उस बैसाखी के मेले के अंदर, इस मैदान के अंदर जितने भी लोग थे उस पर जनरल डायर सारा गेट बंद करवा करके अंधाधुंध गोली चलवा करके मार दिया था वहाँ के लोगों को, तकरीबन हज़ारों से ऊपर लोग मरे थे, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को
गला बार बार फंस जा रहा है, ठंडा बढ़ गया ना इसलिए। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। तो ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, कब खत्म हुआ कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, तो इसी चुनौती के लिए 1944 में अमेरिका का न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया। तो अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ पे, तो ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया। तो सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटाने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और इसी समझौता को ब्रिटेन वुड्स कहा गया, या ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा गया। ठीक है, हो क्या रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका तीसरा हो, चौथा हो सकता था, लगातार युद्ध हो सकता था। तो युद्ध होने से क्या होता है, अगर दो देश लड़ रहा है तो फिर इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, दोनों इकोनॉमिकली वीक होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान अगर लड़ाई करता है, तो इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, चाहे पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर रहा है, तो दोनों केस में क्या होगा, इसका जितना भी पैसा लगेगा ना, युद्ध तो बिना पैसा का होता नहीं है, हथियार गोला बारूद ये सब पैसा लगता है वो सब में, तो ये भी इंडिया को भी नुकसान होगा, उसका पैसा का लॉस। अब पाकिस्तान भी अगर कर रहा है तो इसका भी पैसा का लॉस। ठीक है, तो क्या इससे देश का अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाता है। आगे आ जाइए, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो देखिए, सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ है, झारखंड में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। ठीक है, एक लाइन में सीधा लिख सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं, हम तो कंटिन्यू चले जा रहे हैं। कहाँ से आपका था वो, हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न 39 नंबर से था। ठीक है, और ये आपका जो है लघु उत्तरीय है, 150 शब्दों में देना है। तो ये आपका थोड़ा सा मतलब से 3 मार्क्स का है 3 6 18, हाँ 3 मार्क्स का है। तो इस पर थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा, 38 39 से, तो थोड़ा लंबा लंबा ही आंसर रहेगा। मान लीजिए अब ये 41 बोलिए, इतना छोटा क्यों है सर, तो इसमें 3 नाम बोला, 3 नाम लिख दिए, खत्म। आप 3 नाम पे ही आपको आंसर पॉइंट मतलब मार्क्स मिलेगा। चलिए छोड़िए, आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था हमारा 42 का, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखना है। तो एक है कृषि आधारित उद्योग और एक है खनिज आधारित उद्योग। देखिए ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर बीच में लाइन खींच करके इधर लिख दीजिए कृषि आधारित और इधर लिख दीजिए खनिज आधारित। ठीक है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी लिख सकें, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर 3 पॉइंट, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। हम जगह के चलते और आप लोग को क्लियर दिखे इसलिए हम ऐसा किए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चा माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे चीनी बनता है तो वो भी आपका किस पे निर्भर है, कृषि पे ही निर्भर है। और खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होता है जो खनिज अयस्कों के प्रयोग कच्चा माल के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लीजिए भवन निर्माण सामग्री है, रेल के छिंद भरे मशीन बनाने में, और भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, जैसे टाटा का है अपना टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को, तो वो किस चीज़ का उद्योग है, वो खनिज, ये मतलब खनिज आधारित उद्योग है, उसको लौह अयस्क मिलेगा तभी वो लोहा बनाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 45 नंबर, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। अब ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर आपको जाना है बैंक से बोलना है कि हमको लोन दीजिए, तो बैंक जो है क्या कुछ कंडीशन रखेगा, तो उसका 3 कंडीशन आपको लिखना है। तो 3 कंडीशन क्या हो सकता है, पहला, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपने आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमको लेना है, हमको लेना है ऋण यानी लोन, तो बी यानी बैंक इसके पास जाएंगे तो ये बोलेगा भाई तुम कितना कमाता है, पहले तुम हमको आय का अपना डिटेल दो। ठीक है, तुम्हारा कितना इनकम है, इनकम नहीं तो भैया लोन नहीं मिलेगा। सेकेंड है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक को जमा करना पड़ता है। अब सेकेंड सिस्टम कि हमको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो हमको देगा। मान लीजिए ज़मीन के लिए हमको घर बनाना है तो हमको ज़मीन का कागज़, एजुकेशन लोन चाहिए तो हमको मेरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में जमा करना पड़ेगा। फिर ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। ये दोनों बात। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि अपना एक गारंटर चाहिए उसको, है ना, एक गारंटर आपको देना पड़ेगा, ताकि अगर आप पैसा नहीं दिए तो उससे वसूल कर लेगा। ठीक है चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है यहाँ तक
तो एकदम लाइक फटाफट कर दीजिए, छोटा सा काम है, एक लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, हमको काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगा इस एक लाइक से, और हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ बनाने में, ना टाइप करने में, जहाँ तक आपको पता हो मैं वीडियो फ़ोन से बनाता हूँ, तो ये टाइपिंग वाइपिंग सारा फ़ोन में करना पड़ता है, और इतना प्रॉपर ढंग से आपके लिए आंसर लिखना काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है, 3-3 4-4 घंटा भी लग जाता है कभी कभी करने में। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई ग्रुप है, स्कूल ग्रुप कहीं भी है, सारे ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मेहनत थोड़ा सा तो रंग लाए। ठीक है, आप लोगों से इससे ज़्यादा मेरा कोई डिमांड नहीं है, बस एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है ना, कंज्यूमर का, तो किस तरह से मदद करता है, तो 3 तरीका लिखना है। अब देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर ऑप्शन इसी तरह मिलेगा, 3-3, तो 3 ही पॉइंट में लिखते जाना है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के उन अधिकारों की रक्षा करना जो जनता और उपभोक्ता के हितों के लिए हानिकारक है। एक मिनट, कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या, जैसे एक बार, उपभोक्ता संरक्षण पर मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हित के लिए होना चाहिए। हानिकारक हटा दीजिए, जैसे अनुचित व्यापार, नहीं ठीक है, हानिकारक है, और जैसे अनुचित व्यापार तथा झूठ और भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाना। ठीक है, जैसे इतना फॉल्स विज्ञापन आता है, आप लोग तो देखते होंगे टीवी पे इतना ऐड आते रहता है, तो वो सब अगर फॉल्स है, गलत दिखा रहा है कुछ, तो उस पर रोक लगाने का काम है। सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना और भ्रामक विज्ञापन जैसे अपराधों पर रोक लगाने का काम है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसका 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या क्या है, पहला सुरक्षा का अधिकार है, तो उपभोक्ताओं को शरीर तथा संपत्ति को हानि पहुंचने वाले सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे खराब चावल, गेहूं, खराब दाल, ये सब। अगर ये सब चीज़ आपको मिल रहा है मार्केट में, खराब दाल है, चावल है, गेहूं है, खाने का चीज़ में, तुरंत कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, उस पर इंक्वायरी किया जाएगा। फिर चुनाव या पसंद करने का अधिकार भी है, जैसे उपभोक्ताओं को आकार, रूप, रंग, ब्रांड तथा मूल्यों के आधार पर किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद सूचना लेने का अधिकार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरटीआई है ना, हर क्षेत्र में भी आरटीआई है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उपभोक्ता को खरीदने वाले वस्तुएं सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, जैसे वस्तुओं का मूल्य, का गुणवत्ता आदि। ठीक है, वो आरटीआई कर सकते, पूछ सकते ये जो सामान है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, इसमें से 4 करना है, इसका आंसर 250 शब्द में होना चाहिए, है ना, अधिकतम 250 से ऊपर मत चल जाइएगा, उससे कम रहेगा तो चलेगा। चलिए, तो अब इसमें देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति मतलब समझते हैं, छपाई का, प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस का ये जो सिस्टम है, वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास पे क्या मदद की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से मदद किया होगा, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। अब मुद्रण संस्कृति का मतलब होता है छपाई करना, किताब उताब छापना। तो चलिए हम इसको पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक बुक लिखा, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि लिखा। तो गीतांजलि में क्या था कि देश को आज़ाद कराने के प्रति लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का बहुत सारा गीत लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह अपना ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने क्या लिखा, आनंद मठ एक लिखा बुक। आनंद मठ में भी देश को कैसे आज़ाद करवाना, मतलब देश के लिए, देश का हित के लिए वो लिखे, मतलब लोग जागरूक हों। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, जितना भी पत्र पत्रिका छपा उसमें अंग्रेज सरकार का शासन का आलोचना किया गया। इसमें आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराई एवं शोषण का पता चला। अब देखिए भाई, अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके रखा है, कुछ लोगों को गुलामी मंजूर है, वो आराम से बस जीने खा रहा है। मान लीजिए किसी का सरकारी नौकरी है, आराम से काम कर रहा है, खा रहा है। कुछ मान लीजिए मजदूरी है, तो समझ गया है कि ज़िंदगी मेरा झेलैया, हम झेलते रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को जागरूक करने का काम ये पत्र पत्रिका किया। तो पत्र पत्रिका पढ़े तब समझ में आया कि अच्छा, फलाना राज्य में है जो कि अंग्रेज है, जो कि आदमी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो दूसरा राज्य में आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ का जानकारी ऑल ओवर इंडिया में सब लोगों को होने लगा। तब समझ में आया कि नहीं, अंग्रेज तो गलत कर रहा है और इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए।
ठीक है। कहानी, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। जैसे अभी सेम हम आपको एग्जाम्पल दिए। राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। चौथा, कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन एवं संस्कृति के विकृत रूप को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, कार्टून के माध्यम से। अभी भी देखिए कार्टून अब तो हम शायद कम ही देखते हैं। पहले पेपर में क्या होता था ना, कार्टून बनाया जाता था, या पत्रिका में पेज में पंपलेट में कार्टून बना करके दिखाया जाता था कि अंग्रेज किस तरह से कर रहा है। जैसे आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, तो आप अपना सिविक्स का बुक पढ़िए। सिविक्स में देखिए बहुत सारा कार्टून दिया होगा कि मान लीजिए एक गरीब आदमी पतला दुबला खड़ा है और उसके ऊपर एक मोटा एकदम अमीर आदमी बैठा हुआ है और एक गरीब आदमी उसको ढो रहा है। ठीक है, ये पतला दुबला सूखा सा अधमरा सा है और ये मोटा ताजा और इसके पॉकेट से सिर्फ पैसा गिर रहा है। ऐसा ऐसा करके बहुत सारा कार्टून बना करके दिखाया गया है ना। उसके बाद देखिए, मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई। वह समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचार से अवगत होने लगी। इससे आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, एकदम सिंपल सा आंसर है, इसको आप लिख दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 46 नंबर में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखना है। तो भारतीय बुनकर जो थे, भारत में जो क्या करते थे, सूती वस्त्र बनाते थे और रेशमी कपड़ा बनाते थे। तो नियमित रूप से आपूर्ति होते रहे, कंटिन्यू हमको मिलते रहे अंग्रेजों को। तो इसके लिए क्या किया उन लोग, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। पहला, उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, मैनेजमेंट का सीधा सीधी आप समझिए, अच्छा मैनेजमेंट किया। उसके बाद कंपनी ने कपड़ा व्यापारियों में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, जो भी बीच का दलाल लोग था उसको ख़त्म कर दिया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। देखिए यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, गुमास्ता क्या है, गुमास्ता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट समझ के आप पढ़ लीजिएगा। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, इसके लिए उन्हें पेशगामी रकम दी जाती थी। एक और वर्ड आया नया, पेशगामी रकम क्या है। उसके बाद एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उससे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ठीक है, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि अपना कपड़ा का जो है नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया। आ जाइए अब आगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा करें। तो राजनीतिक दल का सुधार का उपाय का चर्चा करना है। देखिए, भारत में राजनीतिक दल के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, अब सीधा समय क्वेश्चन पूछा है कि जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां होती है, एग्जाम्पल के लिए बीजेपी है, झारखंड में जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरह बहुत सारा पार्टी है। तो उन लोगों में सुधार के लिए, मान लीजिए कुछ गलती है तो उसका सुधार के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक है। जो आप इनकम है उसका रिटर्न भरिए। सेकेंड, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। ठीक है, विधायक और सांसद जो होता है वो दल बदल करता है, जेएमएम वाला चल जाएगा बीजेपी में, बीजेपी वाला जेएमएम में, कांग्रेस में, सब पार्टी अपना बदलते रहता है ना। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है और उसके बाद चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप जब शपथ लेने जा रहे हैं, जो भी बनेगा सांसद विधायक, वो जब शपथ लेने जाएंगे तो अपना इनकम का सारा डिटेल देंगे कि मेरा इतना 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 इनका इनकम है, मेरा बिल्डिंग है, बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा है। और वो ब्यौरा देने के बाद
उसके बाद जैसे अभी ईडी का रेट बहुत पड़ रहा है, सुन रहे होंगे अभी ईडी का रेट पड़ रहा है। तो अगर किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है और भनक लग गया, जितना वो ब्यौरा दिया था उससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो ईडी फट से रेड मार देगा। अब रेड में देखा जाएगा कि उसके पास जो है वो सही है या काला कमाई है। काला कमाई तो भैया लग जाएगा हिसाब, ठीक है। झारखंड में भी रेड चल रहा है ना, लगातार रेड पे रेड चल रहा है जितना खनन विभाग में थे। उसके बाद देखिए इसी में एक अथवा का भी क्वेश्चन है, 49 नंबर के साथ एक अथवा का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सत्ता की साझेदारी का विभिन्न रूप देखिए क्या है। तो सत्ता का एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, और एक होता है दबाव समूह और राजनीतिक दल। तो एक एक करके देखते हैं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण, तो क्षैतिज वितरण में क्या क्या मिलेगा आपको कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। टॉप में आपका चल जाएगा विधायिका, ठीक है, सेकंड में चला जाएगा कार्यपालिका और थर्ड में आ जाता है न्यायपालिका। इस तरह से सत्ता का क्षैतिज वितरण है। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, जो कानून को लागू करती है या कानून का पालन कराती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका क्या करेगी, तो जो कानून का पालन नहीं करते उसको सजा देने का काम यानी न्याय देने का काम करेगी, ठीक है। यानी विधायिका क्या होगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा लोकसभा में बिल तैयार किया गया, कोई कानून बनाया गया, कानून बनने के बाद कार्यपालिका में जा करके उसको पूरा तरह से फॉर्मेट रेडी करके उसको लागू कर दिया जाएगा। और न्यायपालिका देखेगा कि कोई कानून का पालन नहीं किया तो उसको सजा दो, है ना। मान लीजिए विधायिका बोला कि रोड पे हेलमेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है, ये कानून बनना चाहिए, तो कार्यपालिका उस कानून को बना करके ओके कर दिया। और न्यायपालिका का काम है रोड पे देखना। न्यायपालिका मतलब पुलिस, न्यायपालिका के अंदर कोर्ट आता है, पुलिस आता है, ठीक है। पुलिस देखेगा कि ये हेलमेट नहीं पहना है तो उस पर वो कड़क एक्शन लेगा, फाइन लेगा, चाहे उसको कोर्ट तक लाएगा, बहुत सारा चीज़ है। ऊर्ध्वाधर वितरण में आइए। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आते हैं, ठीक है। तीन तरह का सरकार होता है। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है, इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश पे होता है, ठीक है। राज्य सरकार क्या, तो राज्य सरकार अपने राज्य पर शासन करेगी। और स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र पर शासन करेगी। जैसे कि आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, केंद्र सरकार तो दिल्ली में बैठे, कौन बैठे, नरेंद्र मोदी, है ना। तो पीएम जो हो गए आपके, पीएम हो गए केंद्र सरकार में। उसके बाद राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में सीएम होते हैं, है ना। सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उनका पूरा राज्य पे कंट्रोल होता है। अब सीएम से भी नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, विलेज लेवल पे आएंगे, तो मुखिया है, वार्ड कमिश्नर है, ये लोग आ जाते हैं आपके, है ना। मुखिया, सरपंच, ये सब स्थानीय में आ जाएंगे। तो इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। अब आइए दबाव समूह और राजनीतिक दल। तो दबाव समूह क्या है, तो दबाव समूह ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांग पूरी करवानी है। सरकार अगर कोई चीज़ निकाला है, कोई मतलब मान लीजिए गलत, अभी आप वो ट्रक ड्राइवर हड़ताल वाला जान रहे हैं, तो मान लीजिए वो एक गलत कानून है, तो उस पर क्या ये दबाव समूह पूरा तरह से दबाव बनाए कि ये नियम को हटाइए, ये कानून को मत लागू कीजिए, ये बहुत नुकसान हो, ठीक है, ये गलत कानून है जो भी है। तो ऐसा एक दबाव समूह होता है जो कोई गलत नियम बनता है उस पर दबाव डाल करके रोकने का प्रयास करता है। फिर राजनीतिक दल तो जान रहे हैं, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता प्राप्त करना होता है, ये राजनीतिक दल हो गया। चाहे तो आप इसमें एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दीजिए, बीजेपी, INC, JMM, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50 नंबर में कि सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें भी देखिएगा 50 नंबर में भी और करके क्वेश्चन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मतलब है, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी नौकरी, सीधा सीधी आप कैसे समझिए, पब्लिक सेक्टर बोले तो सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी वाला जो है वो आर्थिक विकास में, देश का आर्थिक विकास में किस तरह से योगदान देता है। तो देखिए किसी राज्य का आर्थिक विकास में शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक हो गया, सार्वजनिक लिख लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से लोगों का जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ, ठीक है। सरकारी टीचर है या सरकारी डॉक्टर है, इन लोगों से क्या फ़ायदा हो रहा है कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधार हुआ। मतलब लोग बीमार हैं तो फ्री में इलाज करवा सकते हैं, कोई बच्चा गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, किताब, कॉपी, स्कॉलरशिप सब मिल जाएगा। सेकंड, रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र का आ जाने से अधिक रोजगार मिला। आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है, जॉब प्रोवाइड करवाने वाला सिर्फ रेलवे ही एक है, ठीक है। रेलवे में ही सबसे ज़्यादा जॉब लोगों को मिलता है, ठीक है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब जो रेलवे में नौकरी कर रहा है भाई, किसी का 50 तनख्वाह, किसी का लाख रुपये तनख्वाह है, तो सबका ज़िंदगी सुधर गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों
सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है लोगों के पीने योग्य पानी, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो फैक्ट्री है वो ये सब प्रोवाइड करवाता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र कई संस्थाएं चलाती है जिसमें लोग कई प्रकार से शिक्षित किए जाते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत सारा होगा, मान लीजिए अभी है ना क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस तरह का है, और भी बहुत सारा ऐसा होता है जो लोगों को ट्रेनिंग देता है। गला में मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, हो रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अथवा और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत के अंतर स्पष्ट करें। ऋण का एक औपचारिक स्रोत भी है और एक अनौपचारिक स्रोत है, यानी एक कागजी कार्रवाई करके भी लोन मिलता है और एक बिना कागजी कार्रवाई करके भी लोन मिलता है। दोनों में क्या अंतर है वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के निम्नलिखित अंतर है। पहला जो है औपचारिक स्रोत में देखिए, आप इसको भी चाहे तो उसी तरह 2 लाइन में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, जैसे बैंक और सहकारी समिति। ठीक है, सरकार द्वारा पंजीकृत है मतलब सीधा बैंक है। इनका ब्याज दर निश्चित है, ये अपना इंटरेस्ट फिक्स रखेगा, साल का 12% लेना है कि 16% लेना है कि 1% लेना है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। अगर आप औपचारिक बैंक से लोन लीजिएगा तो वहाँ शोषण आपका नहीं होगा, यानी कि मनमाना ढंग से इंटरेस्ट ये सब बढ़ाना घटाना इस तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। और इसका निगरानी कौन, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। ठीक है, ये सब जो बैंक है उसका लोन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि समाज का कल्याण हो, ना कि बैंक का कल्याण हो। थोड़ा मोड़ा बैंक का हो जाता है कल्याण, लेकिन मेन इनका पर्पस होता है कि समाज का कल्याण हो। अनौपचारिक स्रोत क्या है, तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार। आप रिश्तेदार के पास गए भाई, रिश्तेदार तो पैसा ही नहीं देता, रिश्तेदार को तो छोड़ ही दीजिए। चलिए साहूकार के पास, कोई पैसा वाला आदमी है, वो बोला ठीक है 50,000 दे रहे लेकिन हम तुमसे महीना का 10% लेंगे, तो ये मनमाना ढंग से इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, आदमी को पैसा देने में हालत ख़राब हो जाता है रिटर्न करने में। ठीक है, कोई व्यापारी से ले लिए। अभी तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कमेटी चलता, आप लोग कमेटी से ले लिए। तो कोई रजिस्टर्ड कमेटी होता है, मैं ठीक ठाक सा कमेटी जो सरकार के निगरानी में रहता है। और कुछ कमेटी इसी तरह लोकल होता है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें रिस्क है कि भाई पैसा जमा कर रहे भाग जाएगा, ये सब वाला केस है। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता, जैसे अभी बताएं कि बैंक का फिक्स है। अगर सरकार बोला कि होम लोन 15% लो साल का, तो उसको 15% लेना है, लेकिन इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, कोई आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं है। ये अनौपचारिक स्रोत में अंधाधुंध 10%, 15%, 20% जो मर्जी वो ले लेते हैं। अनौपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने पर शोषण होता है, यहाँ पे शोषण किया जाता है। पैसा दे भी दिया, कहे नहीं तुम नहीं दिया है, या इंटरेस्ट बढ़ गया है, या ये हो गया है, तुम्हारा मूल नहीं भरा है, सूद नहीं भरा है, इस तरह झोल झाल हो जाता है। और इसका निगरानी आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। ठीक है, एकदम सिंपल शब्द में सारा क्वेश्चन का आंसर है। 51 नंबर में देखिए, हाँ 51-52 दो ही क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो भारत में जितना प्रकार का मिट्टी पाया जाता है उनका वर्गीकरण करते जाना है। नंबर 1 क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, और इसको आप लंबा में अगर आपको याद है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना शॉर्ट में दिए हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ अट जाए। आप इसमें और लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास का खेती के लिए उचित होता है। और ये कहाँ, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महान मेहिन होना चाहिए ना, मेहिन इधर से थोड़ा सा छूट गया, मेहिन कणों से बनी होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, काली मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का भी आप लिख सकते हैं कि इसका जो है कहाँ पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी ये पाया जाएगा मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में जैसे कि आपका हो गया बिहार हो गया, और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, उसके बाद इधर आपका बंगाल तरफ भी हो गया। ठीक है, फिर लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी में क्या है, तो लाल और पीली मिट्टी जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो अपने लाल रंग से पहचानी जाती है। आमतौर पर यह कृषि के लिए आदर्श और उपजाऊ है।
आयरन ऑक्साइड युक्त चट्टानों अपक्षयित होकर लाल मिट्टी में बदल जाते हैं। जो आयरन ऑक्साइड किसी चट्टान में है तो वो जब टूटता है तो वो लाल मिट्टी बन जाता है। पीला रंग जलयोजन के कारण होता है। ठीक है, मतलब उसमें लाल है, ऊपर से पानी गिर गया तो वो पीला पीला हो जाता है। उसके बाद फोर्थ है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। तो लेटराइट मिट्टी मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। आखिरी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होते हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत होकर खाने का नमक भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। अब आखिरी जो आपका क्वेश्चन है वो मैप का है। ठीक है, अब मैप में देखिए हम ये जो है आपका आंसर दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में प्रदर्शित बिंदुओं के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर रखें। देखिए, एक है लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लौह अयस्क खदान बौलाडीला, और एक है आपका भाखड़ा नंगल बांध। मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, पाँचवा है सूती वस्त्र उद्योग, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, अच्छा 1 2 3 और 4, और ये पांचवा बंदरगाह विशाखापत्तनम। मैप आपको ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ पे 5 नाम दिया गया है, पहचानना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर नंबर 1 जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश का एरिया है, और यहाँ पे आपका बना हुआ है क्या, भाखड़ा एंड नंगल बांध। ठीक है, तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश। सेकंड जो है आपका, यहाँ पे आपको तो देख करके पता चल रहा है कि ये तो झारखंड है। तो झारखंड से क्या क्वेश्चन डाला था, तो झारखंड वाला डाल दिया था लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। तो सेकंड है आपका जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड। थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ वाला एरिया यहाँ पे देख लीजिए, लौह अयस्क खदान बैलाडीला छत्तीसगढ़। उसके बाद चौथा बोला है, चौथा फिगर देखिएगा, तो यहाँ पर है, चौथा फिगर यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका, तो बंदरगाह विशाखापत्तनम। और पांचवा जो है वो गुजरात यहाँ पे बना हुआ है, तो ये गुजरात का एरिया है जहाँ पे लिखा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग गुजरात, सूरत गुजरात। ठीक है, इस तरह से आपको 52 टोटल है। मतलब आप डायरेक्टली देखिए तो मैं आपको एक बता दूं कि जैसा देख पाएँ, 6 और 4, 6 4 10 6 16 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। तो 30 + 16 है, टोटल 46 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लिए हैं, तो वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। ठीक है, फटाफट लिखिए, और कोशिश कीजिए, मान लीजिए वीडियो देख के आपको कुछ याद हुआ है तो आप सीधा वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।